आज से 22 साल पहले एक हॉरर थ्रिलर मूवी आई थी, नाम था राज। इस मूवी में समीर साहब का लिखा एक गाना था, यहाँ पर सब शांति शांति है। बड़ा अच्छा गाना था, लेकिन आज गाने की ये लाइन हमारे ज्यादातर पड़ोसी मुल्कों पर सूट नहीं कर रही। बांग्लादेश में क्राइसिस हुआ, मालदीव में क्राइसिस हुआ, श्रीलंका में क्राइसिस हुआ, इन सब के बाद आता है पाकिस्तान। यहाँ हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान भी बगावत और आतंकवाद की आग में जल रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान के एक बड़े एरिया में आम जनता पाकिस्तानी सेना और सरकार से बेहद नाखुश है और इनके खिलाफ आक्रोश और बगावत की आग फैल गई है। क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा से लगे हुए प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इन दोनों प्रांतों में टारगेट किया जा रहा है मेनली पाकिस्तानी सेना को और पाकिस्तानी पंजाब के लोगों को। इसके अलावा चीनी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों पर भी लगातार हमले देखे जा रहे हैं। इन हमलों की जिम्मेदारी अक्सर बलूच लिबरेशन आर्मी या फिर इसके ही धड़े लेते हैं। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर क्या चल रहा है पाकिस्तान में? क्या पाकिस्तान का भी हाल बांग्लादेश जैसा हो सकता है? क्या पाकिस्तान में भी एक बड़ा सिविल वॉर चल रहा है? आप देख रहे हैं फोर्थ डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। सबसे पहले बात करते हैं बलूच लिबरेशन आर्मी की। देखिए, ऐसा माना जाता है कि बलूच लिबरेशन आर्मी या फिर BLA फॉर्म हुआ था सन 2000 में। हालांकि कुछ मीडिया और इंटरनेशनल एनालिस्ट का अनुमान है कि ये ग्रुप 1973 से 1977 के बीच जो बलूचिस्तान आंदोलन हुए थे उसका ही एक रिबर्थ है। सोवियत संघ ने जब अफगानिस्तान से हटने का फैसला लिया था तब ये BLA गायब हो गया था क्योंकि USSR ने फंडिंग वापस ले ली थी। बहरहाल 2000 के बाद BLA की एक्टिविटीज में बहुत तेजी आई। साल 2004 में BLA ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ हिंसक संघर्ष शुरू किया। इसी सिलसिले में BLA ने बलूचिस्तान में गैर बलूच अल्पसंख्यकों के खिलाफ आतंकी हमले भी किए। साल 2004 में BLA ने पाकिस्तानी सरकार की मेगा विकास परियोजनाओं में शामिल चीनी विदेशी मजदूरों पर हमला किया। BLA के पाकिस्तानी सेना और अन्य सरकारी एस्टेब्लिशमेंट पर हमले बढ़ते जा रहे थे। तभी पाकिस्तान ने 7 अप्रैल 2006 को BLA को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। इसके बाद 17 जुलाई 2006 को ब्रिटिश सरकार ने भी आतंकवाद अधिनियम 2000 के आधार पर BLA को एक निषिद्ध समूह के रूप में सूचीबद्ध किया। हालांकि अमेरिका ने इस समय तक इस ग्रुप को आतंकवादी संगठन नहीं माना था, लेकिन इस ग्रुप के एक्शन को एक्ट ऑफ टेररिज्म जरूर कह दिया था। इसके बाद BLA का दुस्साहस बढ़ता गया। 14 दिसंबर 2006 को BLA आतंकवादियों ने बलूचिस्तान के कोहलू जिले में एक अर्धसैनिक शिविर पर 6 रॉकेट दागे, जिसका दौरा तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ कर रहे थे। 15 अप्रैल 2009 को बलूच एक्टिविस्ट ब्रह्मदाग खान बुगती ने बलूचियों से बलूचिस्तान में रहने वाले गैर बलूचियों को मारने की बात कही। इसके तुरंत बाद पश्तूनों, सिंधियों और पंजाबियों के खिलाफ, जिन्हें BLA बाहरी मानता है, टारगेटेड हमले शुरू हो गए, जिससे लगभग 500 लोगों की मौत हो गई। 14 जून 2009 को कलात में एक स्कूल शिक्षक अनवर बेग की गोली मारकर हत्या कर दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि बेग ने स्कूलों में बलूच राष्ट्रगान का विरोध किया था। 2011 से 2020 तक BLA ने अनगिनत हमले किए। इनके टेररिस्ट अटैक्स में बस पर हमला, ट्रेन पर हमला, स्कूलों पर हमला, मजदूरों पर हमला, चीनी कॉन्सुलेट पर हमला, नेवल बेस पर हमला, ग्वादर पोर्ट पर हमला, सब कुछ शामिल है। सैकड़ों की संख्या में लोगों की हत्या इस ग्रुप के द्वारा की जा चुकी है। अमेरिका ने 2 जुलाई 2019 को इस ग्रुप को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किया और BLA की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया। इसके बाद यूरोपियन यूनियन ने भी BLA को आतंकवादी संगठन मान लिया। इन सब के बावजूद BLA ने अपने एजेंडा को नहीं छोड़ा और पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन हेयर ऑफ चला दिया।
बीएलए ने 25 अगस्त 2024 की शाम को हमलों की घोषणा की। इसे ऑपरेशन हियर ऑफ नाम दिया गया। बीएलए ने राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के कराची क्वेटा खंड जैसे राजमार्गों के कई हिस्सों पर हमला किया और मस्तुंग जिले में ईरान से जुड़े एक ट्रेन स्टेशन को नुकसान पहुंचाया। बेला में एक पाकिस्तानी एफओबी पर हमले के दौरान आत्मघाती बम विस्फोट भी हुए। अल जजीरा के अनुसार दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हिंसा की कई घटनाओं के बीच 4 हमलों में 70 से अधिक लोग मारे गए। वहीं मूसा खाइल जिले में जातीय सफाई की भी एक घटना देखी गई। लगभग 30 या 40 सशस्त्र आतंकवादियों ने ट्रकों और बसों से यात्रियों को उतारा और 23 पंजाबी यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी। बीएलए के प्रवक्ता जियंद बलूच ने हमले की जिम्मेदारी ली और दावा किया कि मारे गए व्यक्ति खुफिया मिशन पर काम कर रहे थे। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान में कहा कि सरकारी बलों की जवाबी कार्रवाई में कम से कम 21 आतंकवादी मारे गए। अब सवाल है कि बलूच लिबरेशन आर्मी आखिर इतनी हिंसक क्यों होती जा रही है। देखिए, बलूचिस्तान की प्रॉब्लम को मोटे तौर पर समझे तो 3 फैक्टर्स नजर आते हैं। पहला, आजादी के समय बलूचिस्तान की स्वतंत्र राज्य बनने की मांग को ठुकराना। दूसरा, बलूचियों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उपेक्षा। और तीसरा, चीनी नव साम्राज्यवाद का बलूचिस्तान पर प्रभाव। यह समय था 1947 का। भारत और पाकिस्तान अलग होने वाले थे। कुछ रियासतों में कंफ्यूजन था कि भारत में रहें या फिर पाकिस्तान में रहें या आजाद ही रहें। आजादी के समय आज के बलूचिस्तान इलाके में मकरान, लास बेला, खारन और कलात जैसी प्रमुख रियासतें शामिल थी, जिन्हें अपना भविष्य तय करना था। इनमें से कलात रियासत सबसे पावरफुल मानी जाती थी। जैसे ही अविभाजित भारत से अंग्रेजों के वापस लौटने का वक्त करीब आया, कलात के अंतिम शासक अहमद यार खान ने मन बना लिया कि उनको एक स्वतंत्र बलूच राज्य चाहिए। अहमद यार खान का मोहम्मद अली जिन्ना से दोस्ताना था, इसलिए उनको उम्मीद थी कि उन्हें पाकिस्तान में शामिल होने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, बल्कि अपना स्वतंत्र राज्य बनाने का मौका मिलेगा। बलूचिस्तान के लोग भी खुद को एक आजाद मुल्क के तौर पर देखना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ब्रिटिश अधिकारी स्वतंत्र बलूच राज्य की स्थापना के सख्त खिलाफ थे। अंग्रेजों का मानना था कि इस क्षेत्र में सोवियत संघ का विस्तार हो सकता है, इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि कलात का पाकिस्तान में विलय होना चाहिए। इसके अलावा मकरान, लासबेला, खारन के 3 सामंत भी पाकिस्तान में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। अब अहमद यार खान अकेले पड़ गए। अक्टूबर 1947 तक पाकिस्तान ने कलात पर विलय के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। 17 मार्च 1948 को पाकिस्तान सरकार ने कलात के 3 सामंती राज्यों के विलय को स्वीकार कर लिया। इन 3 सामंती राज्यों के विलय से कलात चारों ओर से घिर गया। इसी समय ऑल इंडिया रेडियो पर एक बड़ी अफवाह भी फैली। अफवाह ये थी कि अहमद यार खान भारत में शामिल होना चाहते हैं। इस अफवाह के चलते 26 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान की ओर कूच कर दिया और अहमद यार खान ने मजबूरन विलय की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद इस जबरन विलय का विरोध शुरू हुआ। अहमद यार खान के भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने विलय समझौते के खिलाफ विद्रोह कर दिया और इस तरह बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की लड़ाई की शुरुआत हो गई। आपको बता दें कि बलूचिस्तान की स्वतंत्रता का युद्ध 1948, 1958, 59, 1962, 63 और 1973 से 77 तक के बीच में लड़े गए और वर्तमान में भी जारी है। बलूचिस्तान अलगाववादी विद्रोह की नर्सरी कहा जाता है, क्योंकि 2023 में पाकिस्तान में 650 से ज्यादा हमले दर्ज किए गए, जिनमें से 23% बलूचिस्तान में हुए थे। यहां लगातार हमले होते जा रहे हैं और पाकिस्तानी सेना चीनी प्रोजेक्ट और नागरिकों की रक्षा में नाकाम रही है। बलूचिस्तान, इसे समझने के लिए आपको बलूचिस्तान की ज्योग्राफी के बारे में जानना होगा। देखिए, पाकिस्तान पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान, इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र, संघीय प्रशासित कबायली क्षेत्र, आजाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा को राज्य मानता है। पाकिस्तान के सभी राज्यों में से बलूचिस्तान एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा पाकिस्तानी प्रांत है। बलूचिस्तान का एरिया लगभग 3.47 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये एरिया पूरे पाकिस्तान के क्षेत्रफल का करीब 45% है, लेकिन इतने बड़े एरिया होने के बावजूद इसकी आबादी बहुत कम है। बलूचिस्तान की कुल आबादी लगभग 1.48 करोड़ ही है। दूसरी बात यह कि बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों के मामले में समृद्ध है। यहाँ गैस, कोयला और तांबे के बड़े बड़े भंडार हैं। यह क्षेत्र दुनिया के लगभग 2/3 ऑयल रिजर्व का घर है। देखिए,
बलूचिस्तान में ही है ग्वादर पोर्ट। ये 60 अरब डॉलर की चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC परियोजना का केंद्र बिंदु है। इसका मकसद दक्षिण पश्चिमी चीन और अरब सागर के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक संपर्क स्थापित करना है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। इसकी लोकेशन को देखिए, ये पोर्ट अरब सागर में स्थित है और ईरानी सीमा से लगभग 120 किलोमीटर तथा ओमान से करीब 380 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। इसके साथ ही यह फारस की खाड़ी के प्रमुख ऑयल शिपिंग लेन के पास है। इस पोर्ट की खास बात यह भी है कि यह लैंड लॉक्ड और हाइड्रोकार्बन से समृद्ध मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ साथ अफगानिस्तान के लिए भी सबसे पास का पोर्ट है। कुल मिलाकर इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन और प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता इसे एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल स्पेस बनाती है। एक फैक्ट और भी है कि यह भारत से भी बहुत नजदीक है। इस खासियत के कारण ग्वादर पोर्ट चीन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जियोपॉलिटिक्स की भाषा में कहें तो चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति में ग्वादर पोर्ट एक इंपॉर्टेंट पर्ल है। इसलिए चीन पाकिस्तान ने मिलकर इस पोर्ट को चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC योजना में शामिल कर लिया। साथ ही इसे बेल्ट एंड रोड पहल और समुद्री सिल्क रोड परियोजनाओं के बीच एक कड़ी माना जाने लगा। चीन ने इस क्षेत्र की इकोनॉमी में भारी निवेश किया है और इस कारण कई चीनी नागरिक यहाँ काम करने आते हैं। सोचिए कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद और इतने रिसोर्स रिच होने के बावजूद बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत है। बलूचिस्तान के संसाधन संघीय सरकार को तो पर्याप्त राजस्व प्रदान करते हैं, जबकि प्रांत खुद आर्थिक बदहाली में है और इसकी बदहाली के पीछे बलूच लोग पाकिस्तान की भेदभावपूर्ण नीति को जिम्मेदार मानते हैं। एक फैक्ट और है जो आपको जानना चाहिए और वो ये कि बलूचिस्तान के लोगों की भाषा, संस्कृति और इतिहास पाकिस्तान के अन्य प्रांतों से बिल्कुल अलग है। अच्छी खासी विभिन्नता है। बलूच पाकिस्तानी पंजाबियों या सिंधियों से काफी अलग हैं। इस कारण भी बलूच लोग पाकिस्तान में हमेशा से ही सामाजिक रूप से उपेक्षित फील करते हैं। अब जब बलूचिस्तान में चीन के द्वारा ग्वादर पोर्ट बनाया जा रहा था, तब भी बलूचों को उपेक्षित रखा गया। बलूचिस्तान के लोगों का आरोप है कि चीन समर्थित ग्वादर बंदरगाह के निर्माण जैसी परियोजना ने स्थानीय बलूचिस्तान की अर्थव्यवस्था को बहुत कम लाभ पहुंचाया। शिक्षित और बेरोजगार बलूची युवाओं के बजाय पंजाबी और सिंधी इंजीनियर्स और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ साथ चीनी विशेषज्ञों को इस परियोजना के लिए बड़े पैमाने पर काम पर रखा गया। बलूचों को बहुत कम न के बराबर रोजगार मिला। बलूच आबादी में बेरोजगारी भी बहुत है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पंजाबी और सिंधी जमींदारों या प्रभावशाली लोगों की पाकिस्तान की नौकरशाही पर लगभग एक तरफा कंट्रोल है। दूसरी तरफ बलूच पाकिस्तान में सबसे कम प्रतिनिधित्व वाले लोग हैं। देखिए, पंजाब आबादी के आधार पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जहां 12.7 करोड़ लोग रहते हैं। पंजाब प्रांत अपने निर्माण के बाद से ही पाकिस्तानी राजनीति पर हावी रहा है और पंजाबियों का देश की नौकरशाही और संस्थाओं पर नियंत्रण रहा है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 336 सीटें हैं। इसमें से 173 सीटें पंजाब की हैं, जबकि बलूचिस्तान में सिर्फ 20 सीटें। पंजाब में साक्षरता 66% है, बलूचिस्तान में 42% लोग साक्षर हैं। यानी पाकिस्तान के बनने की शुरुआत से ही पॉलिसी के लेवल पर क्षेत्रवाद की राजनीति पाकिस्तान में देखी गई। अब खुद सोचिए कि बलूचों की जमीन पर कोई मेगा परियोजना चल रही है और बलूचों को ही लाभ से वंचित कर दिया गया, तो जाहिर है असंतोष तो होगा। उपेक्षा के इस लंबे दौर में न्याय पाने के लिए बलूच लोग आखिर कहां जाते? आखिरकार इन्होंने हथियार उठा लिए। हालांकि हम किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते और हिंसा किसी भी विवाद का समाधान नहीं हो सकता। इसके बावजूद पाकिस्तानी सरकार ने बलूच समस्या को डायलॉग से नहीं बल्कि हिंसा से ही हैंडल किया। जब भी बलूचों ने अपना असंतोष जाहिर किया, उनको पाकिस्तानी सेना ने बड़े ही क्रूर तरीके से दबा दिया। पाकिस्तान ने 1948 से ही इन बलूच विद्रोहियों से बहुत अमानवीयता और क्रूरता से डील किया है। पाक सैन्य बलों पर अपहरण, यातना, मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और फांसी देने का आरोप तक लगा। ऐसा नहीं है कि दुनिया इस बारे में नहीं जानती। 2011 की एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट में पाकिस्तानी सैन्य बलों की मार डालो और फेंक दो की रणनीतियों के बारे में बात की गई थी, जिसमें सैन्य कर्मी बलूच कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, पत्रकारों और वकीलों को उठाते हैं, इंफॉर्मेशन लेने के लिए उन्हें जानवरों की तरह प्रताड़ित करते हैं और फिर उन्हें गोली मारकर उनके शवों को फेंक देते हैं। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में पाकिस्तान के अत्याचारों
और बलूच लोगों के दमन की चर्चा की थी, जिससे पूरे पाकिस्तान में हंगामा मच गया था। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी चीन द्वारा पाकिस्तान में शुरू की जा रही मेगा परियोजनाओं का शुरू से ही घोर विरोधी रहा है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, चीन पाकिस्तान मुक्त व्यापार समझौता, ट्रांस काराकोरम ट्रैक, द क्वाड्रिलेटरल ट्रैफिक इन ट्रांजिट एग्रीमेंट, सैंडेक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट, द चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट, चाइना पाकिस्तान पावर प्लांट कॉरपोरेशन, द खान ख्वार हाइड्रो पावर प्लांट जैसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर चीन और पाकिस्तान साथ में काम कर रहे हैं। कई प्रोजेक्ट्स बलूचिस्तान में ऑपरेट हो रहे हैं। बलूचिस्तान में कई कंपनियां खनन का काम कर रही हैं, लेकिन बलूचिस्तान के लोग चीन को पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि चीन उनके इलाके की खनिज संपदा पर कब्जा कर रहा है, उनकी जमीन पर कब्जा कर रहा है। बीएलए का मानना है कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर पहला हक उनके लोगों का है। इसके अलावा बलूच विद्रोहियों को लगता है कि चीन उनके लोगों का अपहरण करवाता है और पाकिस्तानी सेना के जरिए हमले भी करवाता है। बलूचों का चीन के खिलाफ गुस्सा तब और बढ़ गया जब पाकिस्तानी सेना की कार्यवाही में अगस्त 2006 में बलूच लीडर नवाब बुगती की हत्या कर दी गई। नवाब बुगती बलूच आजादी के आंदोलन में एक बड़ा नाम था। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का मानना है कि नवाब बुगती की हत्या में चीन का भी हाथ था। इतना ही नहीं, चीन बलूचों को अलगाववादी और आतंकवादी कहता है। यहां तक कि चीन बलूचों के खिलाफ पाकिस्तान की मार डालो और फेंक दो नीति का समर्थन करता है, जिसने बलूच विद्रोहियों के गुस्से को और बढ़ा दिया। चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार भी बलूचों के घाव पर नमक डालने का काम करते हैं। यही वजह है कि बलूच चीन को आतंकी देश मानते हैं और चीनी लोगों को अपने इलाके में घुसने नहीं देना चाहते। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के धड़े का नाम है मजीद ब्रिगेड, जो सिर्फ चीनियों पर हमले के लिए बनाई गई है। यही वजह है कि हम बीएलए द्वारा चीनी कॉन्सुलेट पर हमला या ग्वादर पोर्ट पर हमला या चीनी अधिकारियों की हत्या जैसी एंटी चाइना कार्यवाही को देखते हैं। लेकिन अभी हाल ही में बलूच विद्रोहियों के हमलों में तेजी का रीजन अलग है। दरअसल कुछ दिनों पहले चीन के एक हाई प्रोफाइल सैन्य अधिकारी ली क्यूमिंग पाकिस्तान पहुंचे थे और ग्वादर पोर्ट का दौरा किया था। तभी यह आशंका जताई जा रही थी कि चीनी नागरिकों पर हमले बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान हमेशा से ही दावा करता है कि भारत सरकार बलूचिस्तान में विद्रोहियों को फंडिंग देती है। पाकिस्तान ने अक्सर बीएलए पर भारतीय प्रॉक्सी के रूप में काम करने का आरोप लगाया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अफगानिस्तान के कंधार और जलालाबाद में भारतीय वाणिज्य दूतावासों ने हथियार, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की। बलूच अलगाववादी हिरबेयर मरी ने भी इस बात से इनकार किया कि समूह का भारत के साथ कोई संबंध है। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो बीएलए के सदस्य नहीं है। भारत ने भी बीएलए की मदद करने से इनकार किया है। हालांकि डेविड राइट नेविल, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस और टेररिज्म में विशेषज्ञ थे, उन्होंने माना कि भारत बीएलए को फंड देता है। अगस्त 2013 में अमेरिकी विशेष प्रतिनिधि जेम्स डॉबिन्स ने कहा, आतंकवादियों की मेजर घुसपैठ पाकिस्तान से अफगानिस्तान में होती है, लेकिन हम मानते हैं कि दूसरी दिशा से भी शत्रुतापूर्ण आतंकवादियों की कुछ घुसपैठ होती है। इसलिए पाकिस्तान की चिंताओं को सरासर नकारा नहीं जा सकता। द हिंदू ने बताया कि बीएलए कमांडरों ने नकली पहचान का उपयोग कर भारत के अस्पतालों में इलाज की मांग की थी। इनके अनुसार आतंकवादी कमांडर 2017 में कम से कम 6 महीने तक दिल्ली में रहा, जहां उसने किडनी का इलाज करवाया। एक अन्य न्यूज एजेंसी एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार कमांडर असलम बलूच कथित तौर पर भारत आया और नई दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज करवाया। पाकिस्तान में बलूच समस्या के अलावा भी एक और बड़ी समस्या है और यह समस्या आती है खैबर पख्तूनख्वा से। देखिए, 2004 में पाकिस्तानी सेना के द्वारा अलकायदा के मेंबर्स के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया गया। इसके बाद से खैबर पख्तूनख्वा में सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गया था। आज की तारीख में खैबर पख्तूनख्वा
तहरीके तालिबान पाकिस्तान का गढ़ बन गया है। स्वात सहित खैबर पख्तूनख्वा के 4 जिलों में टीटीपी का कब्जा है। यहां लश्कर, अलकायदा और ISIS के भी सक्रिय हैं। अब टीटीपी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है, जिसका मकसद इस्लामाबाद में तालिबान जैसी सरकार स्थापित करना है। पाकिस्तान सरकार आरोप लगाती रही है कि टीटीपी को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से मदद और हथियार मिल रहे हैं। अब पाकिस्तान में एक तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी बगावत कर रही है, दूसरी तरफ टीटीपी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रही है। भारत पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के वायलेशन पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठाता रहा है। अब समय ही आगे बताएगा कि पाकिस्तान में ये बगावत क्या रंग लाती है। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।